नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार की, और जहां पर ऑफर हैं जोरदार। जी हां, टाटा ने हाल ही में बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर करके हंगामा सा मचा दिया है ईवी की दुनिया में, ईवी कार्स की दुनिया में अगर हम बात करें। क्योंकि टाटा मोटर्स ने इतने बड़े डिस्काउंट ऑफर किए हैं 3 लाख रुपए तक के, कि किसी के भी मन में सवाल आ जाएगा कि भैया क्या अब ईवी खरीद ली जाए। और वैसे भी ये फेस्टिव सीजन है, इस दौरान हम सब नए व्हीकल्स, कार्स ये सब खरीदते हैं। और ईवी भी सबके मन में आजकल रहती है। वो श्योर नहीं रहते कि भाई ईवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ईवी का आकर्षण सबके मन में रहता है। तो ये सवाल हम वक्त वक्त पर जवाब इसका देते रहते हैं, या जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको ईवी लेना चाहिए या नहीं। उसके कई अलग अलग फैक्टर्स हैं, मसलन उसकी कीमत, उसकी चार्जिंग फैसिलिटीज़, ओवरऑल पूरी उसकी लाइफ साइकिल, फिर कभी बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसकी कॉस्ट, और तमाम चीज़ें। इन्हीं के आधार पे आपका डिसीजन बनता है। तो आज भी ये सारी बातें होंगी। और हाल फिलहाल में अभी जो फेम 3 यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी देने वाली गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसका नाम अब पीएम ई ड्राइव हो गया है, उसमें भी कुछ परिवर्तन हो गए हैं, जिससे ईवी कार के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए लॉन्चेस भी आ गए हैं, जैसे कि अभी विंडसर लॉन्च कर दी है एमजी ने, जो कि बड़ी कार है, एक बड़ी ईवी है। मतलब उनकी पिछली कॉमेट से बड़ी ईवी है। कीमत भी ऐसी रखी है जो आकर्षक है। एक नया बैटरी प्रोग्राम ले आए हैं, जिसमें आप बैटरी को एक तरीके से उसका किराया देंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है ईवी की दुनिया में, और सही वक्त है, सही सवाल है, सही चीज़ें हैं। तो चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा डिस्काउंट ऑफर से बात आई, पहले वो देख लेते क्या डिस्काउंट आए भाई ईवी के ऊपर, कितने जोरदार डिस्काउंट है। देखिए, टाटा जो है ऑलमोस्ट 80% ईवी मार्केट इंडिया में वही कमांड करते हैं, और डिस्काउंट भी ये उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। निक्सॉन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ईवी है उनकी, उस पर 3 लाख रुपए तक की छूट। 3 लाख किसी भी दिन किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। टियागो जो उनका सबसे छोटी ईवी है, उस पर जरूर उन्होंने जो छूट है वो भी थोड़ी छोटी रखी है, 40,000 तक। और जो पंच उनकी नई ईवी है, हाल ही में लॉन्च है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, उस पर भी 1.25 लाख रुपए के आसपास की छूट वो दे रहे हैं। तो इतने बड़े भारी डिस्काउंट्स अचानक से ऐसा क्यों, ये भी जानेंगे। राइट, तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एमडी अमित भट्ट साहब, ओ ड्राइव के एडिटर क्रांति संभव, और नमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर पार्टनर आशिम शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्रांति, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी 2-3 शोज आपके साथ किए ईवी पे, हमारी काफ़ी लंबी लंबी बातचीत हुई। तो एक नंबर में शुरू में कोट करना चाहूँगा। ये डिस्काउंट्स की बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम टाटा की बात करें, टाटा के सेल्स की बात करें, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम अगस्त के नंबर्स देखें तो उसमें करीब 20% का डाउन था। ओवरऑल पिछले 4 महीने से सेल्स लगातार गिर रहे हैं, और लगभग यही तस्वीर पूरे ईवी मार्केट की है। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ईवी का क्रेज़ कम हो रहा है? क्या कारण है कि सेल्स एकदम से या तो रुक गए हैं या नीचे जाने लगे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में, इस चर्चा में बुलाने के लिए विपिन। तो यहाँ पर जो आपने बात कही वो दरअसल ईवी से ज़्यादा ओवरऑल हम अगर इंडियन कार इंडस्ट्री को देखें तो उसके मूड से जोड़ के हम उसे मैं एटलीस्ट देखना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ एक सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा ठंडा हाल फिलहाल में अगर ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जो नंबर्स थे वो अचानक काफ़ी वो पिछले साल के हिसाब से नंबर जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़े, क्योंकि बेस जो था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। हम अगर रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, ईवी सेंट्रिक जो आपने सवाल किया वो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए या जो इमीडिएट या हाल फिलहाल में जो ट्रेंड है उस हिसाब से हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक ठंडापन एक या सेंटिमेंट में देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो इस या मोस्टली ईवीज़ की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब थोड़े डिटेल में जाएंगे तो कुछ एक चीज़ें जो इस बीच में हमने देखी वो ये भी था कि एक फेम को लेकर एक थोड़ा सा टेंटेटिव माहौल था कि फेम
2 के बाद फेम 3 आएगा या नहीं, किस तरह की सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो कार इंडस्ट्री या स्पेशली क्योंकि हम लोग ईवी की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स एक बड़ा चंक उनका होता है और वहाँ पर जो सब्सिडी है एक बड़ा रोल ज़रूर निभाती है। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर बात करिए आप या इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, वहाँ पर हाल में हमने देखा है एक्शन लॉन्चेस काफ़ी हुए हैं और मूड जो है वो मेरे ख्याल से बाकी पैसेंजर कार मार्केट की तरह ही थोड़ा सा ठंडा वहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन हम इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना चाहिए और मुझे लगता है कि फेम का इंतज़ार शायद एक वजह हो सकती है। तो फेम में तो खैर अपडेट जो हमारे पास है वो ये कि फेम एक तो अब पीएम ई ड्राइव हो गया है और दूसरा उससे इलेक्ट्रिक कार्स बाहर है, उसमें 2 व्हीलर इंक्लूडेड है, उसमें 3 व्हीलर इंक्लूडेड है, उसमें हैवी व्हीकल्स हैं, लेकिन कारों को जगह नहीं दी है, ना इलेक्ट्रिक कार्स को और ना ही हाइब्रिड कार्स को, जितना हम जान रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई। इसी से लगा हुआ एक और सवाल क्विकली मैं आपसे क्रांति पूछ लेता हूं कि एक तो हमने देखा कि चलिए अगर हम इसे ओवरऑल सेंटिमेंट के साथ भी पकड़ लें, लेकिन तुरंत ही टाटा ने उसको भांप लिया और बड़े डिस्काउंट, मतलब 3 लाख का डिस्काउंट, 1.25 लाख का डिस्काउंट, क्या और स्टेटमेंट भी है आई थिंक कंपनी की तरफ से कि वो चाहते हैं कि जो उनको लग रहा है कि जो खरीदार हैं वो सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई उसी कार का पेट्रोल मॉडल तो मुझे 2-3 लाख कम में मिल रहा है, इसके लिए मैं ज़्यादा खर्चा भी कर रहा हूँ, इट बिकम माई सेकेंडरी कार ऑल्सो, क्योंकि अभी भी मेरे पास चार्जिंग फैसिलिटी उतनी नहीं है कि मैं बिल्कुल बिना निश्चिंत होकर निकल जाऊँ। तो क्या अब कंपनियों को रियलाइज़ होने लगा है कि ऐसे इस कीमत पे शायद पैसेंजर, माफ़ कीजिए, ग्राहक आएगा नहीं हमारे पास? यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो हम लोग आमतौर पर बातचीत करते हैं, पिछले शोज़ में भी हमने ज़रूर जिक्र किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसमें एक सीमा है, एक लिमिटेशन है नंबर ऑफ चॉइसेस की, जो हम आमतौर पर जो एंट्री सेगमेंट देखते हैं गाड़ियों की, तो वहाँ पर सस्ती गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत कम थी और हमने देखा कि उसका एडॉप्शन भी, अगर हमने आपको याद होगा MG कॉमेट जब आई थी उस वक्त में उसकी कीमत को लेकर चर्चा हुई थी कि वो कीमत ज़्यादा है, लेकिन बाद में उन्होंने कम किया, उसके नंबर जो हैं ज़रूर बढ़े हैं। और यहाँ पर एक और जो एलिमेंट शायद यहाँ जोड़ना होगा वो ये कि कर्व भी टाटा मोटर्स अपनी लेकर आए, कर्व ईवी, और वहाँ पे एक ऐसा सवाल बीच में ज़रूर आ रहा था कि क्या नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी के बीच में थोड़ी सी कैनिबलाइजेशन में देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनली जो हम देख रहे हैं बैटरी कीमतों के कम होने की बात, ऑब्वियसली इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, 3 लाख का डिस्काउंट कंपनी दे देगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक मुद्दा ज़रूर है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर और जो एक्चुअल कीमत होनी चाहिए उन गाड़ियों की उस हिसाब से, जहां पर प्रीमियम शायद कंपनियों ने अपना कम किया, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था बहुत सारे लोग जो इको वॉरियर्स थे, ग्रीन एनर्जी की बात करने वाले बहुत से जो इंथुजियास्ट थे, उन्होंने हाथों हाथ इन गाड़ियों को खरीदा। अब जो है वो एक्चुअल ग्राहक ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रूटली कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दे रहे हैं तो वो कितने साल में वसूल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह के ग्राहकों को शायद ज़्यादा वैल्यू देने के लिए कंपनीज जो हैं वो पहले ज़्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आई। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर लाइन में जोड़ना चाहूँगा, जिस हम ई ड्राइव पीएम ई ड्राइव की जो हम बात कर रहे थे, उसका एक पहलू ये भी, आपने जैसा कहा कि कारों को उससे हटा दिया गया, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि 22,000 के आसपास अगर हम जो चार्जर की बात कर रहे हैं कारों की, तो वो रेंज एंग्जाइटी जो सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, वो शायद कम करे अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए और फटाफट हम देखें इन चार्जर्स को लगते हुए, तो एक वो मुद्दा ज़रूर है जहाँ पर वो एड्रेस कर पाएगा। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये जो फेम 3 की जगह जो ई ड्राइव आया, उसमें वो जो फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने की बात है, आई थिंक वो एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला कदम नज़र आ रहा है। जी ठीक है, राइट। थोड़ा और चर्चा को आगे थोड़ी डेप्थ में जाते हैं। अमित साहब ये बताइए कि इस समय जो भी हमारा पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ईवी को लेकर, ख़ासतौर पे मैं कारों की बात कर रहा हूँ, तो जैसा अभी क्रांति भी बोले कि शुरुआत में कुछ जो इको एंथुसियास्ट हैं, या मुझे भी बहुत, जैसे अगर आप इंडिविजुअली पूछे तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए एक ईवी कार लेके आते हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी है, उसके अपने भी कई फ़ायदे हैं, लेकिन क्या अभी भी हम पूरी तरह उसके लिए तैयार नहीं हैं? चाहे उसकी चार्जिंग ले लीजिए, चाहे उसकी कीमत ले लीजिए, चाहे जब बैटरी बदलने की बातें आई जो अमेरिका में थोड़ी चली तो वो भारत तक पहुँची और शायद वहाँ भी सेंटिमेंट उसने बिगाड़ा कि भाई नहीं, जब बैटरी बदलने की स्थिति बढ़ती है तो ये तो भाई बहुत बड़ा खर्चा है, इतना आसान नहीं है, आप दूसरी कार को 10-15 साल आसानी से चला लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या रोड़े हैं इसकी राह में?
नहीं, बिल्कुल विपिन जी, सही बात है। बट आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे जो परसेप्शन है ईवी का, एक तो है जो ईवी यूजर्स हैं उनका अलग है। दूसरा है फ्रेंच सिटर्स जो सोच रहे हैं लूं ना लूं, और एक है जो बिल्कुल ही नहीं लेने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबको, अगर आप जो ईवी जिसके पास नहीं है उससे अगर आप पूछेंगे कि पहली बात आप क्यों इलेक्ट्रिक नहीं ले रहे हो, तो पहला रिस्पॉन्स होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट अगर आप उनसे पूछेंगे जिनके पास ईवी है, आई थिंक उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शायद टॉप 3 प्रॉब्लम शायद ना हो। तो आई थिंक काफी सारा मिसकंसेप्शन भी है। बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम जनरली पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट उससे बड़ा प्रॉब्लम एटलीस्ट कार यूजर्स के लिए है कि आपका होम चार्जिंग सेटअप हो सकता है कि नहीं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट में रहते हैं। तो सबके पास पार्किंग होती है, बट अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आरडब्ल्यू अलाउ नहीं करता चार्जिंग सेटअप करने के लिए। हालांकि आपको स्लो चार्जिंग ही करनी है, आपको बस ज्यादा से एक 16 एम्पियर का प्लग पॉइंट चाहिए जहां पे आप चार्जिंग सेटअप कर लें, तो वो अलाउ नहीं करता है। तो काफी सारा मिसकंसेप्शन है। बट अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखें, तो चाहे आप यूएस देख लें, चाहे आप यूरोप देख लें, ये सारी कंट्रीज बहुत अग्रेसिव इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट लेके आ रही हैं। और वो एयर पोल्यूशन का रीजन है, क्लाइमेट चेंज का रीजन है, इनफैक्ट जॉब्स और इकोनॉमी का भी रीजन है। इनफैक्ट कई यूरोप आप देखें तो 2035 के बाद वो इंटरनल कंबस्टन इंजन कार रजिस्टर ही नहीं करेंगे। सिमिलरली अभी जो नया स्टैंडर्ड्स आया यूएस में, जब ग्लोबल मार्केट इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहा है तो इंडिया कैसे उससे पीछे रह सकता है। तो इसीलिए आई थिंक पीएम ई ड्राइव एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इनफैक्ट अगर आप देखें, पहले फेम के नाम से जाना जाता था, जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल का नाम था, बट पीएम ई ड्राइव अब बिल्कुल ही फोकस्ड है इलेक्ट्रिक के लिए। और आई थिंक एक ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रांडिंग के हिसाब से भी बड़ा फोकस्ड अप्रोच लाया है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हालांकि कारें उसमें से बाहर, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन चलिए इस पे और चर्चा करेंगे। आशिम जी, कॉस्ट, क्या कॉस्ट एक बड़ा, सबसे बड़ा डिटरेंट है? क्योंकि देखिए, कंज्यूमर तो आखिर कंज्यूमर है, ठीक है, वो उसका मन करता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक क्लीन व्हीकल लूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको गियर्स भी नहीं लगाने पड़ते। आजकल तो महानगरों में जिस तरह की ट्रैफिक की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आइडियल व्हीकल हो सकता है, क्योंकि वो गियरलेस कार है। आप उसे बिल्कुल सिंपल तरीके से चला लीजिए और सबके लिए ड्राइव करना उसको आसान भी होता है। फ़ायदे हैं उसके, रात में अपने घर में लगाइए, चार्ज हो जाएगी सुबह तक, तो वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन वो प्राइस जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सेम गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट आपको 2-3 लाख रुपए कम में आ रहा है। अब फिर सब कैलकुलेशन लगाते हैं, जैसे क्रांति ने कहा कि पेपर निकालेंगे और कभी मैं इतना चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। और बात भी गलत नहीं है कुछ, आपको पहले ही उसका प्रीमियम दे देना पड़ रहा है, फिर आप उसे सालों तक निकालेंगे। क्या मालूम आगे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मिले इन कारों के लिए, अलग से मीटर आ जाए, रेट बढ़ जाए, अभी जो नॉर्मल यूनिट है वैसी ना रहे। बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं मन में। क्या ये कॉस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने अब एक लेवल तक जाने के बाद ब्रेक लगा दिया? जहां तक सवाल कॉस्ट का है, डेफिनेटली वो एक फैक्टर है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसमें जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो एक फैक्टर खासकर इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में है। अगर आप ग्लोबली भी देखें, जैसे ईयू में काफी स्लो डाउन हुआ है आजकल, उसका एक रीजन ये भी है कि जो बड़ी मार्केट्स थी जैसे कि यूके, जर्मनी, इटली, उन्होंने डायरेक्ट परचेज सब्सिडी को निकाल दिया है, सिर्फ रोड टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो अब रखे हैं, तो वहां भी कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए प्राइसेस गिरी। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो कंज्यूमर के माइंड में रहता है। इनफैक्ट वो ही चार्जिंग स्टेशन के साथ भी फिर कपल ये हो जाता है, जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे कि अगर उनके घर पे चार्जिंग की सुविधा नहीं है और उनको बाहर पब्लिक चार्जिंग करनी है, पब्लिक चार्जिंग के जो रेट्स हैं वो हायर हैं, तो वो भी एक माइंड में फैक्टर आता है। फिर लास्टली ये भी आता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वाला है वो उसके लिए वर्कआउट कर जाता है जो ज्यादा गाड़ी चलाता है, लेकिन जो कम चलाता है उसके लिए फिर भी वो जो इनिशियल परचेज प्राइस है वो हायर रहती है। तो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में वो एक फैक्टर रहता है। उसके अराउंड अब मॉडल्स इजाद किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप डीकपल कर दें बैटरी और कार की प्राइस, उसको पर किलोमीटर रेट पे ले आए, या कुछ फॉर्म फैक्टर्स जैसे 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उसमें बैटरी स्वैपिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगेन टू डीकपल वो जो प्राइस ऑफ बैटरी है प्राइस ऑफ व्हीकल से। तो इस टाइप के मॉडल्स जो है उन पे काम किया जा रहा है। सो आई वुड से प्राइस डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंज्यूमर के माइंड में रहता है, लेकिन कपल्ड विद अदर फैक्टर्स जैसे कि चार्जिंग, मतलब रेंज एंजाइटी, not enough charging stations, these factors also play a part. हाँ, और चार्जिंग स्टेशन के साथ एक बड़ी समस्या मुझे अभी ये भी लगती है, हालांकि फास्ट चार्जिंग भी होती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग भी समय लेती है और वो पेट्रोल भराने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
और हम देखते हैं जहां सीएनजी कार्स के लिए जो सीएनजी पंप्स हैं वहां लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोगों को अलग से वक्त निकालना पड़ता है अपनी गाड़ी को सीएनजी फिल कराने के लिए। तो प्राइमरी व्हीकल अगर आपका इलेक्ट्रिक हो जाए और आपको इन चीज़ों से दो चार होना पड़े तो आई थिंक थोड़ा दिक्कत तो होगी। चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद अब क्योंकि पीएमई ड्राइव में ये नहीं रह गया तो क्या सब्सिडी हट जाने से जो कारों का प्राइसिंग वाला फैक्टर है कंपनियों को फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या इनिशियली जो सब्सिडीज दी गई स्टेट की तरफ से वो फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है अगर और आपको इसको प्रमोट करना है? रजिस्ट्रेशन अभी भी सस्ते हैं, लेकिन क्या उतना काफ़ी? एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा सवाल, फाइनली अगर आपको कार लेनी है तो क्या ये वक्त है कि अब आपको ईवी ले लेनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल होगा छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक कार और ऑफर जोरदार, बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर्स आ गए हैं इस वक्त, और खासतौर पे टाटा की तरफ से जहां पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बेचे जाते हैं, और कुछ नए लॉन्चेस भी। तो सारे मेहमानों से क्विकली हम यही चाहेंगे कि निष्कर्ष निकाल के दे दर्शकों को कि क्या सही है उनके लिए। क्रांति, एक पिछली बार हमने ये भी बात की थी बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट। अब देखिए अमेरिका में वो वक्त आ गया, वहाँ पे हल्ला मचा और बहुत कुछ वहाँ से हमने तस्वीरें और खबरें देखी, उसका इम्पैक्ट यहाँ के भी सेंटिमेंट पे आया। पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी वो 4-5 साल का वक्त तो गुजरने आया है। शुरुआती जिन लोगों ने ली होगी उनके लिए भी 1-2 साल में वैसी परिस्थिति आएगी। इस बात में कितना सच है कि बैटरी अभी भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है? ऑलमोस्ट लगभग आपको 4-5 लाख रुपए ही लग जाएंगे बैटरी को रिप्लेस कराने में, या जो गाड़ी बेचते समय हमेशा सेल्समैन कहते हैं कि नहीं आज आप ले रहे हैं, जब तक आपको रिप्लेसमेंट का समय आएगा तब तक तो इसकी कीमत 1/10 हो जाएगी या 1/8 हो जाएगी? कितना सच है इसमें? बहुत हद तक सच है। यहाँ पर 3-4 एंगल से इसे अप्रोच करने की ज़रूरत है। एक तो जो कॉमन परसेप्शन है बैटरी को लेकर, अगर हम 7-8 साल में बैटरी बदलने की बारी आ गई तो ये जो एक पॉइंट होता है उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने फ़ोन की बैटरी से। कई बार हमारा फ़ोन जो है पुराना पड़ जाता है, जैसे अभी मेरा फ़ोन है वो 90 या बल्कि 85% के कैपेसिटी पर आ गया, फिर भी मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो बैटरी पुरानी हो जाए, बैटरी कमज़ोर पड़ जाए, तब भी आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से एक कट ऑफ डेट होगा और बैटरी इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी। तो वो एक उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आप चलाना चाहते हैं या नहीं, कम रेंज के साथ चलाना चाहते हैं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन एक इमीडिएट या अचानक से बैटरी बंद नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज़, ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अभी भी बैटरी के साथ 8 साल वगैरह का 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रहे हैं। तो एक दूसरी राहत की बात ये है। तीसरी चीज़ जो सेल्समैन वाली आपने बात कही, तो उसमें एक हद तक सच्चाई ये भी है कि हम जो लास्ट शो में, अगर आपको याद हो, हम उसी गिरावट के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से हर साल जो है 11-12-13% से बैटरी की कीमतें जो पर किलोवाट आ, तो हो सकता है आपने जो फिगर कहा, हो सकता है जो बड़ी बैटरी वाली गाड़ियां होती हैं उसमें ज़्यादा खर्च होगा बैटरी बदलने में, लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि उन कीमतों में गिरावट लगातार हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक हिंदुस्तानी जो कस्टमर्स हैं, शुरुआती पायनियर्स जो हैं ईवीज़ के, जब तक उनके एंड ऑफ लाइफ टाइप की बैटरी की आ जाएगी, तब तक उतना महंगा जो सेटअप है वो शायद न हो। लेकिन ये सच्चाई है, अभी भी 40-50% अगर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमत में, ईवीज में बैटरी की कीमत होती है, तो वो एक बड़ा चंक ज़रूर होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैटरी अचानक ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे उस की जो ताकत है वो डिप्लीट होगी। दूसरी चीज़, कीमतों में कमी हम हर साल देख रहे हैं, तो हो सकता है बैटरी और सस्ती हो। राइट अमित साहब, तो एक एडॉप्टेबिलिटी लाने के लिए कि हर कोई अब अगर अपना नया व्हीकल ले तो सोचे या ले ही ले कि भाई मैं इलेक्ट्रिक की तरफ ही अब शिफ्ट करूं, मेरे फ़ायदे हैं, कहाँ हमको काम करना होगा? मतलब गाड़ी की कीमत, बैटरी ऑफ कोर्स, चार्जिंग, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ? हाँ, तो इसको एक्चुअली बढ़ावा देने के लिए कुछ और चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर हमने ग्लोबली देखें, जिन कंट्रीज ने काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन रीच किया, उन्होंने 5 मेन पॉलिसी पे काम किया है। एक तो डिमांड इंसेंटिव, जो कि हम कॉस्ट कम करना है, बिकॉज अभी भी अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस पर काम हो गया। सेकेंडली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, तो उस पर काम करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस,
तो कई सारी मिथ्स हैं इलेक्ट्रिक को लेके। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग कि अगर आग लग गई तो क्या होगा, तो ये काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो हमको रिजॉल्व करना है। बट दो और इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे हमें काम करना होगा। एक होगा सम काइंड ऑफ फेज ऑफ टारगेट। सो कई कंट्रीज इंटरनल कंबस्शन इंजन को फेज आउट कर रही हैं, एक टारगेट दे रही हैं। वो टारगेट एक ओईएम्स को ड्राइव करता है कि फ्यूचर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो काम करते हैं। और तीसरा होगा कि सम काइंड ऑफ ईवी टारगेट। अभी हमारा ऑफिशियल कोई टारगेट नहीं है कंट्री का कि कितनी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए बाय 2030 या 25 या 40। तो ऐसा कोई टारगेट अगर हम नेशनल लेवल पे ले आएंगे तो डिसीजन और जल्दी होगा। ठीक है आशीम साहब, एट लास्ट क्या एज ए कंज्यूमर मेरे लिए ईवी खरीदने का वक्त आ गया है या अभी मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए? देखिए, उसमें दो एक बातें हैं कि आप किस टाइप के कंज्यूमर हैं। अगर आपके पास ऐसा घर है जहाँ पे आपके पास चार्जिंग है तो आप डेफिनेटली ईवी खरीद सकते हैं। अगर आप मार्केट में इस टाइम देखें, आपने रीसेल वैल्यू की बात की, लेकिन क्योंकि अभी वॉल्यूम्स कम हैं, कई कंपनीज कह रही हैं हम 60% पे बाय बैक कर लेंगे, तो काइंड ऑफ अश्योर्ड वैल्यू दे रही हैं आपको गाड़ी की। सो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। जब मार्केट बढ़ जाए, वो पता नहीं वो चीज़ रहे ना रहे, बट आज की डेट में वो है। थर्ड है कि आपका यूसेज प्रोफाइल कैसा है। तो जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो डेफिनेटली ईवीज ले रहे हैं, जिनको इवन हाईवेज, क्योंकि अब उनमें काफी इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया, वो लोग भी ईवीज ले रहे हैं। सो एज आई थिंक बेसिकली इट्स नॉट कि कोई ईवी ले रहा है बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। द की कस्टमर कंसिडरेशंस वही रहेंगी कि कॉस्ट उसकी कंपेटिटिव है कि नहीं है, मेरे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एज रिलायबल एज अदर फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, एंड तीसरा है कि मेरा जो अभी बात की जैसे मिथ्स बस्टिंग और उस चीजों की कि विल आई गेट द सेम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस टेक्नोलॉजी एज आई ड्राइव इट। आई थिंक कॉन्फिडेंस का जहां तक सवाल है वो मोर और लेस वहां पे है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड चार्जिंग देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन, जिसको एक कंज्यूमर इवेल्युएट करेगा अपने यूज केस के हिसाब से और फिर उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की वो चॉइस लेगा। जैसे अगर आप देखें जो टू व्हीलर्स हैं उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है क्योंकि उनका चार्जिंग टाइम कम है। इट इज ईजियर फॉर टू गो क्लोजर टू अ चार्जिंग पॉइंट एंड डू इट, टेक्स लेस टाइम टू चार्ज। लोग वो कर रहे हैं। कार वाले में थोड़ा ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए उसमें थोड़ी कम पेनिट्रेशन आ रही है। तो बेस्ड ऑन कि आपका यूसेज प्रोफाइल कैसा है, लोग ये उस पे डिपेंड करेगा। राइट, तो शायद आप कंक्लूड यही कर पाएंगे एट द मोमेंट कि 100% तो ये नहीं कहा जा सकता कि जाइए ईवी खरीद लीजिए, बड़ा भारी डिस्काउंट है। अच्छी बात है, थोड़ी प्राइस रैशनलाइज हुई है। अब तो चार्जिंग 6-6 महीने की जो है उसके भी ऑफर है कि वो फ्री है। हालांकि उसके लिए आपको गाड़ी कंपनी के चार्जिंग पॉइंट तक लेकर जानी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आपके घर में क्या सुविधा है, प्लस आपकी ड्राइव कितनी है, रनिंग कितनी है, ये सारे कैलकुलेशन अभी भी लगेंगे और एक बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो नो डाउट अभी हमें है। तो थोड़ा और काम बाकी है, लेकिन हाँ, डिस्काउंट्स बड़े हैं, ऑफर्स बहुत सारे हैं, इवेल्युएट आप कर सकते हैं। अगर आपका मनी है ईवी लेने का, प्राइमरी कार के तौर पे भी सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचें कि भाई मैं बिल्कुल हैसल फ्री, तो शायद अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है एज कंपेयर जितनी आदत आपको एक पेट्रोल या अन्य फ्यूल वाली कार चलाने में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। नमस्कार।